स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट और उनकी बहुत सारी इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स पर। तो एनआईआरएफ की जो सबसे इम्पोर्टेंट रैंकिंग है हम उस पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के सिर्फ और सिर्फ जो मेजर इंस्टीट्यूट हैं उन्हें रैंकिंग देने के लिए बनाया गया था। और सबसे पहले इट वाज लॉन्च्ड ऑन 29 सितंबर 2015। इसे रिलीज़ करता है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए एमएचआरडी और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों की अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो एमएचआरडी है वो एजुकेशन को बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, पाइवटल रोल प्ले करता है कंट्रोलिंग में। तो आप ज़्यादातर देखेंगे जो चीज़ें हैं वो एमएचआरडी ही इम्प्लीमेंट करता है। ये आप देख सकते हैं, ट्वीट किया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने उस समय, और उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग को, क्योंकि ये एमएचआरडी मिनिस्टर थे तो इन्होंने ही ऐसा किया। तो आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, एंड ही इज़ द एमएचआरडी मिनिस्टर। पैरामीटर्स क्या क्या हैं, किन किन पैरामीटर्स पर ये अपनी रैंकिंग देते हैं, तो देखिए टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज है, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस। देखिए ये पैरामीटर्स को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, इन्हें घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है और इसमें आप बहुत ज़्यादा डाउट भी होने के चांस है। सबसे पहले आप देखेंगे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज का मतलब है जो भी इंस्टीट्यूट है उनमें रिसोर्सेज कैसे हैं, क्या वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, पीडीएफ देते हैं, नहीं देते हैं, या ऐसे ही ओरली पढ़ाते हैं। रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस का मतलब है कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं वो। और कोलैबोरेटिव मतलब आसपास के जो संस्थान हैं उनके साथ क्या वो मिलकर काम करते हैं, क्या वहाँ पर कभी कभी गेस्ट फैकल्टी या अक्सर गेस्ट फैकल्टी आती है या रेगुलर आती है अच्छी अच्छी गेस्ट फैकल्टी। परसेप्शन का मतलब उनका सोचने का दायरा कैसा है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का मतलब है कितनी ज़्यादा पहुंच है उनकी, उनकी पढ़ाई से क्या जो गरीब तबका है उसे भी फ़ायदा हो रहा है या नहीं, क्या दूर दराज के बच्चे वहाँ आ सकते हैं पढ़ने या सिर्फ अमीरों के लिए ही जगह है। और ग्रेजुएशन आउटकम, आउटकम क्या है, कितने बच्चों को जॉब मिली, कितने बच्चे लाइफ में सेट हो पाए। और इसमें इन्होंने 10 कैटेगरीज दी है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कैटेगरीज में बांट दिया। तो लॉ की अलग है, मैनेजमेंट अलग, डेंटल अलग अलग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, ये 10 कैटेगरीज को भी ध्यान रखें। और एक हमारे पास है ओवरऑल कैटेगरीज, और इन्होंने कॉलेजेस को भी लिया है। लेकिन कॉलेजेस को नहीं लेते तो उन्हें मोटिवेशन कैसे मिलता, रैंकिंग से मोटिवेशन मिलता है काम करने का, क्योंकि जब फर्स्ट रैंकिंग किसी की आती है तो उसकी फंडिंग अच्छी हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाती है और लोग उसे अच्छी नज़र से देखते हैं। ओवरऑल में आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखिएगा ये 2020 की है, अभी 21 की रैंकिंग नहीं आई है। तो ये 2020 की रैंकिंग। ओवरऑल में आईआईटी मद्रास टॉप, second was held by IISc Bangalore, and the third was IIT Delhi. In engineering it was IIT Madras, then Delhi and then Bombay. वैसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हम सारी कैटेगरीज पे बात नहीं करेंगे क्योंकि कैटेगरीज में बहुत कम आता है। ओवरऑल आप जरूर याद रखिएगा, ओवरऑल के ही चांस हैं आने के। मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट पे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम आप जानते होंगे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप एक एग्ज़ाम है नेशनल लेवल का कैट, जिसे देने के बाद आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बेंगलुरु सेकंड है, कोलकाता थर्ड है। और अगर कॉलेज की बात करें तो दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा, जैसे मिरांडा हाउस, देन लेडी श्री राम एंड देन हिंदू कॉलेज। और ये सब के सब दिल्ली में है। आई एम श्योर आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब इनका कट ऑफ लिस्ट जारी होता है तो 99%, 98% तक चला जाता है। तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज और उनमें टॉप करने वाले लोगों के नाम यहाँ पर हमने दे दिया है। तो अगर आप ये पेज भी याद कर लेंगे देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और इतना बहुत होगा आपके लिए। उसके बाद देखें वाई कैटेगरी, तो कैटेगरीज क्यों बनाई गई हैं, तो देखिए कैटेगरीज बनाना बहुत ज़रूरी था। कैटेगरीज ना बनाते तो एक ही कैटेगरी में एक ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं आंका जा सकता था, आकलन गलत हो जाता उसका। इसलिए हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई। लेकिन उन कैटेगरीज में प्रॉब्लम क्या हो गई है, जैसे आप ये देखेंगे JNCASR, ये एक इंस्टीट्यूट है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। तो इन दोनों को इन्होंने साथ में ही कंपेयर किया है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, जैसे CSIR के इंस्टीट्यूट होते हैं ऐसे ये एक इंस्टीट्यूट है, और जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर है ये। और इसमें 200 से 300 ही PhD फैकल्टी है और स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी जैसा नहीं है, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा
एरिना कवर करता है, बहुत बड़ा है ये देखने में भी, और बच्चे भी इसमें 5000 हैं लगभग। तो अगर इन दोनों के रिसर्च फैकल्टेटिव को कंपेयर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है 5000 बच्चे हैं तो रिसर्च के बच्चे ज़्यादा होंगे, या बच्चे ज़्यादा हैं तो फैकल्टी ज़्यादा होगा, स्टडी मटेरियल ज़्यादा होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, इसलिए इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अभी भी NIRF में कुछ कुछ जगहों पर कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ ही अच्छी नहीं होती, हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, लेकिन हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो ये रैंकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो व्यू है ये मेरे समझ से आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही कम लोग बताएंगे। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे मैं ही उंगली उठा रहा हूँ, एनोमलीज पहले से हैं। आप देख सकते हैं, ये एक पेपर की कटिंग सबने दिया है, एकेडमिक डिबेट एनोमलीज इन NIRF रैंकिंग, रिकमेंड वेज टू मेक प्रोसेस मोर। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये बात कही गई। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वायर ने तो यहाँ पे मिसमैच किया। देखिए ये दिखा रहा है कि कैसे 2018 में एक कॉलेज था जिसकी रैंकिंग बहुत ही लो थी, और अब जाके 2020 में उसकी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा कैसे हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो जामिया मिलिया था वो 71 प्लेसेस के इम्प्रूवमेंट के साथ 2016 से 17 में इतना ऊपर बढ़ गया। मतलब आप सोचिए, उसकी रैंक थी 83 और फिर उसकी रैंक दिखा दी गई 12। तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब ये कुछ समझ के परे है, इसीलिए लोग इस पर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक